सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पहली मार्कशीट। और क्या पढ़ने वाले हम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जितने भी पीवाईक्यूएस और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन सभी को। और बात करें कि अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो पढ़ चुके हैं हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी के कंप्लीट क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को, साथ ही साथ तभी जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सभी को, जितने भी डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट उन सभी को। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और बात करें अगर आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और वो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में आपको तोड़ना है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको 429 को एज अ प्राइम फैक्टर आपको तोड़ना है तो इस पे सारा सेशन लिया जा चुका है और उन सभी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप उनको देख सकते हैं। बड़ा ही इजी है, स्टार्ट करते हैं। अगर इसको 2 से देखें तो 2 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है। 3 से करें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। इसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से देखते हैं हम लोग। 11 1 जा 11, 3 बचा 11 13, इसके बाद ये हो गया 13, यानी कि 13 1 जा 13, यानी हमारा आ गया कि 429 इज इक्वल टू 3 इंटू 11 इंटू 13, यानी कि ये हमने 429 को एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यानी कि इसी तरह जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 इन सभी को आप हल कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था और आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। बात करें सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की, तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको ये फैक्टर ट्री मेथड दिख रहा होगा। फैक्टर ट्री मेथड क्या है कि आपको एक श्रृंखला बना दी गई और श्रृंखला में आपको x है तो इसके 2 प्राइम फैक्टर 3 और 195 आपको कर दिया। 95 को आपने तोड़ दिया 3 और y में, फिर आपने y को तोड़ दिया 5 और 13 में। तो आप इसको किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कहीं से भी हल कर सकते हैं। ये जो x की वैल्यू है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर ही तो है ये आखिर। तो आखिर x की वैल्यूज क्या हो सकती है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। दूसरा चीज, नीचे से आप चलिए, यहाँ पे y है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 13 है। तो 5 को 13 में मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 65, यानी कि y का मान कितना हो गया 65। और 65 में अगर 3 का है, 65 में 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो 195 आता है। और 195 में अगर 3 गुणा करते हैं जो आता है वही क्या होगा x का मान। तो x और y दोनों की वैल्यू हमने क्या कर लिया, बड़े ही आराम से फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन को आप ऑलरेडी हल कर चुके हैं। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, एक शॉर्ट रिवीजन करना है। सारे क्वेश्चन, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि the LCM of two numbers is 182 and the HCF is 13. If one of the number is 26 then find the other. आपको पता है HCF, एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन होता है, सीधे हम लोग बात करते हैं। देखिए हर क्वेश्चन पे हम लोग टू द पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक चीजें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो या डेफिनेशंस हो या फिर खुद इसी के रिलेशन एचसीएफ और एचसीएफ के बीच में रिलेशन की बात हो, हर मुद्दे पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब वक्त है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम जानते हैं कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आपको ये फार्मूला आपको याद होगा। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो इस क्वेश्चन को लगाने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। कि कह रहा है कि एलसीएम कितना दिया है 182, 182, एचसीएफ कितना दिया है 13, एक नंबर दे दिया है 26, तो दूसरा संख्या क्या होगा, सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, जो अननोन है उसको फाइंड कर लीजिए। आपका एलसीएम की वैल्यू दिया हुआ है, एचसीएफ की वैल्यू दिया हुआ 13, एलसीएम की वैल्यू 182, एक संख्या दिया है 26, तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगा। बस इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर 13 इंटू 182 अपॉन 26 इज इक्वल टू ये संख्या मान लीजिए x, इसको मान लीजिए आप क्या है x, दूसरी संख्या क्या है x। अब 13 2 26 और 2 से इसको डिवाइड कर दे, 2 9 81, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 91, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो आपकी विल बी 91।
विल बी 91। यानी हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का कि अगर हमें पहली संख्या दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, तो हमको करना क्या है, सिर्फ इस फार्मूले में पुट करना है सभी वैल्यूज को, और फिर हमने जो बचा, जिस फाइंड करना था उसके साथ जो था उसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, डिवाइड कर दिया, जो आया आंसर हमारा वो हो गया दूसरे नंबर, वो हो गया दूसरी संख्या। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो आपको दिख रहा होगा ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। द फाइंड द एलसीएम ऑफ 512, find the LCM of 512 and 526 by using fundamental theorem of arithmetic। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये सीबीएसई 2023 में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि दो संख्याएं दे दी गई, इसका एससीएफ पूछ रहा है, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है, आपको अच्छे से पता है कि हम जो है किसी भी कंपोजिट नंबर को हम तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कह दूं 12 एक कंपोजिट नंबर है, इसको आप चाहें तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो संख्याएं तीनों आई, ये तीनों की तीनों क्या है, प्राइम, लेकिन ये किससे निकली है, इस कंपोजिट नंबर से। यानी every composite number can be expressed as a product of prime factor, ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है। ये क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है। तो यानी पहला क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। क्या कर लिया, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो लिखा है कि 512 और 576, यानी दोनों को आपको तोड़ना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, और इन दोनों को अगर तोड़ें एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेम टू सेम ऐसे करते चले जाएंगे, लिख देंगे, जो क्या होगा वही आंसर होगा। जैसे 12 को अगर आपको लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के रूप में आपको तोड़ना है और तोड़ के तब एलसीएम निकालना है, तो सेम यही काम करना है। क्या करना है, यही काम करना है। यानी आपको इसको लगा के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आपको बाकी जो बचे क्वेश्चन रहेंगे उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर, दोनों में से किसी एक को, दूसरा वाला है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके लगाना है, यानी सेम वही बात है, दोनों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो बात करें अगर पहले क्वेश्चन की, तो 512 आपने लिख दिया और फिर आपने 576 लिख दिया, ठीक है। दोनों को आपने प्राइम फैक्टराइज कर दिया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4 और 2 2 और 2 1। आपको सेम इसका सेम वही काम करना है। 576, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 14 4, 2 7 2, 2 36, 2 18, 2 9 3 3 3 3। आपने इसको प्राइम फैक्टराइज तोड़ दिया, प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया। अब इसको केवल लिखना बाकी है। यानी अगर हम लिखें इसको 512 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 × 2 × 2, या फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 की पावर 9। 576 की अगर बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6, और 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की पावर 2। अब जब आपने ऐसा कर लिया, दोनों को जब आपने ऐसा कर लिया, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम या फिर एचसीएफ, वो आप फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम में हाईएस्ट पावर को लेते हैं, एचसीएफ में लोवेस्ट पावर को लेते हैं, और लेके उसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि आपने सभी कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक हिंट किया जा रहा है, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने खुद सॉल्व कर दिया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। एचसीएफ और एलसीएम निकालना, क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ, और उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि और वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सेम वही काम, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दो संख्याएं दे दी गई, 404 और 96, 404 और 96, यानी 404 और 96। आपको पहले दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ, फिर दोनों का क्या निकालना है, दोनों का फिर आपको निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम।
अब जो एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया, दोनों को इस फार्मूले में क्या कर देना है, पुट कर देना। जो आएगा वही क्या होगा, वेरीफाई होगा। नहीं होगा तो ऐसा संभावना ही नहीं, हर वेरीफाई हो जाएगा। यानी अगर मैं कह दूं 4 और 6 का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और वेरीफाई करिए, तो सिंपल सा आप काम करेंगे ऐसे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यानी कि इसका एचसीएफ आ जाएगा, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 4 का हम लिख सकते हैं 2 × 2 और 6 को लिख दिया हमने 2 × 3। यानी कि एचसीएफ हो गया इस क्वेश्चन का, एचसीएफ हो गया 2 और एलसीएम हो गया 12। एलसीएम कितना हो गया 12। अच्छा, जब एलसीएम और एचसीएफ आ गया तो एचसीएफ और 2 नंबर इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि एचसीएफ आ गया 2 और ये आ गया 12 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 4 × 6 यानी 4 × 6 आप देख रहे हैं 24 इज इक्वल टू 24 आ गया। सेम इसी प्रोसेस से आपको इसको भी सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन आए सबको सॉल्व करना है। तो आपको इसमें भी करना क्या है, एक बार एचसीएफ निकालेंगे, एक बार एलसीएम निकालेंगे और फिर इस रिलेशन वाले सिस्टम में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे। मैंने इसको एक छोटा सा प्रारूप एग्जांपल के लिए बता भी दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें कि कैन 2 नेचुरल नंबर्स हैव 15, कैन 2 नेचुरल नंबर्स हैव 15 एज अ एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम। ठीक है, क्या किसी दो नेचुरल नंबर्स का एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 हो सकता है? एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ भी देता है। और अगर है या नहीं है तो उसका रीजन बताना। क्या बताना है, उसका रीजन भी आपको बताना है। तो क्या दो संख्याओं का एचसीएफ 15 हो सकता है? क्या दो संख्याओं का, उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम 175 हो सकता है? तो ये दो संख्याएं क्या है हमको पता नहीं है। क्या इन दोनों का एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 हो सकता है? तो आपने सोचा कि अब क्या करें, इसमें तो संख्या पता ही नहीं है। लेकिन आप अपने दिमाग में सोचिए, एक बार किसी भी दो संख्याओं को लीजिए और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालिए और फिर उन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालिए और एक सिमिलरिटी को आप पाएंगे। वो सिमिलरिटी क्या होगी कि एचसीएफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। यानी एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर्स ऑफ एलसीएम। यानी कि ये फैक्टर का मतलब भाव को समझिए कि वो हमेशा LCM is always divisible by HCF. LCM is always exact divisible by HCF। यानी HCF जो होता है, LCM जो होता है, हमेशा HCF से एग्जैक्ट डिविजिबल होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है और ये आप चेक भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। जैसे अभी जस्ट हमने ऊपर क्वेश्चन लगाया कि 4 और 6 का आप निकालिए एचसीएफ और 4 और 6 का आप निकालिए एलसीएम। अब ध्यान से निकाल के देखिए, एचसीएफ आया था कितना 2, एचसीएफ कितना आया था 2 और एलसीएम कितना आया था 12। अब आप दोनों को ध्यान से देखिए, एलसीएम आया 12, एचसीएफ आया 2। कह रहा है कि क्या ये सही है? ये तुम्हारा आंसर है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय क्या, एचसीएफ। 12 को आप 2 से भाग देंगे तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा 0। जब रिमाइंडर 0 बचा, तो इसका मतलब वो क्या है, एग्जैक्ट डिविजिबल है। क्या है, एग्जैक्ट डिविजिबल है। सॉरी, 1 मिनट, यानी वो सॉरी फॉर डिले। बात करें अगर फिर से अपने पॉइंट पे, तो एचसीएफ इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एलसीएम है। एचसीएफ जो होता है हमेशा एलसीएम से डिविजिबल होता है, अरे एलसीएम जो होता है हमेशा एचसीएफ से एग्जैक्ट डिविजिबल होता है। यानी कि किसी भी दो संख्याओं को अगर पकड़ेंगे, उनका जो एलसीएम आता है और उनका जो एचसीएफ आता है, एलसीएम जो होता है हमेशा एचसीएफ से एग्जैक्ट डिविजिबल होता है। तो इस कंडीशन में ध्यान से देखिए कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 15
और एलसीएम कितना दिया है 175। तो वही कह रहा है क्या किसी दो संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 हो सकता है। तो आप देखिए डिविजिबिलिटी के हिसाब से 175 में आप 15 से अगर डिवाइड करते हैं तो 15 बन जाए 15 और कितना बचा 2 और 15 बन जाए 15, रिमाइंडर क्या बचा 10, यानी 11 और 10 क्या बच गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है। तो देयर आर नो एनी टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी क्या कि किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 आए, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो आप कहेंगे नो, कभी भी इस प्रकार कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी दो संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम कितना आ जाए 175। क्यों? क्योंकि एलसीएम इज ऑलवेज एग्जैक्ट डिविजिबल बाई एचसीएफ। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि find the greatest number which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively, leaving remainder 5 and 8 respectively। यानी कि कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अगर 70 में भाग दें, 70 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचे 5 बचे, अगर 125 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचे 8 बचे। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या आखिर होगी क्या जिससे अगर हम 70 में भाग दें, 70 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचे, और अगर 125 में भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचे 8 बचे। अच्छा, एक चीज आपको पता होगा कि रिमाइंडर बचता कब है। अगर रिमाइंडर बचने की बात करें तो रिमाइंडर तभी बचता है जब कोई चीज एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होती है। इसका मतलब जितना रिमाइंडर बच रहा है अगर उतना नहीं रहता, यानी जो रिमाइंडर बच रहा है, अगर एक भी रिमाइंडर बच रहा है यानी वो बताता है कि मैं एक्सेस हूं, मैं इतना ज्यादा हूं। अगर इतना ही मैं नहीं रहता तो मैं उस संख्या से पूरी तरीके से कट गया होता। यानी वो संख्या बीच वाली बोल रही है, डिविडेंड बोल रहा है कि अगर इस रिमाइंडर में एक बस जो बच रहा है वही नहीं रहता तो मैं इस संख्या से पूरी तरीके से क्या हो गया होता, एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया होता। यानी अगर हम 11 में 2 से भाग करेंगे 2 5 10, यानी रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। तो ये एक बता रहा है कि अगर इसमें एक नहीं रहता, तो ये जो संख्या है वो पूरी तरीके से इस संख्या से क्या होती, एग्जैक्ट डिविजिबल होती। यानी एक नहीं रहता है, यानी 11 माइनस 1 यानी 10। अब 10 में 2 से भाग करेंगे तो 2 5 10। ये बात है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यानी सेम वही चीज कि अगर 70 से भाग दे रहे हैं, मतलब उस संख्या से 70 में भाग दे रहे हैं, वो संख्या क्या है हमें पता नहीं। उस संख्या क्या है, जैसे मान लो ये 70 है बीच में, उस संख्या क्या है हमें पता नहीं, लेकिन रिमाइंडर क्या बच रहा है 5। फिर उसी संख्या से 125 में भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 8। यानी कि रिमाइंडर जो बच रहा है वो बता रहा है कि मैं इतना ज्यादा हूं, मैं इतना अगर नहीं रहता तो ये जो संख्या है यहाँ पे, या जो भी संख्या यहाँ पे रहती, वो उस संख्या से, ये जो संख्या है उससे वो एग्जैक्ट डिविजिबल होती। तो कितना ज्यादा हो रहा है, रिमाइंडर 5 बच रहा है, मतलब 70 माइनस 5, यानी वो संख्या कितनी रहनी चाहिए 65। अगर 65 रहे तो वो एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। वो दूसरी संख्या क्या होगी 125 माइनस 8 यानी 117। दोनों संख्याओं को हमने निकाल लिया कि ये रहती तो एग्जैक्ट डिविजिबल होती। लेकिन अब पूछ रहा है कि वो संख्या है क्या जो इसको काट देती एग्जैक्ट डिविजिबल। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। क्या कर दे, एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। तो आप जानते हैं अगर मैं कह दूं 4 और 8 को एग्जैक्ट डिवाइड करने वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम तुरंत निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो सेम वही चीजें हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 65 और 117 दोनों को डिवाइड कर दे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। और 65 और 117 का अगर आप एचसीएफ निकालें, 65 और 117 का अगर आप एचसीएफ निकालें तो बड़ा ही आसान है, किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। इस तरीके भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं 5 से करेंगे 13 और 13 1 जा 1, और इसको करेंगे 9 1 जा 9 9 3 जा 27 और 3 9 से ना करके इसको 3 से छोटी संख्या करते हैं पहले। यहाँ पे होगा 13 1 जा और 3 जा 9 3 9 जा 27 और 3 जा 9 3 और आपका बचा 13 और 13 1 जा 30, यानी 5 × 13 इज इक्वल टू 65 और 3 × 3 × 13
इज इक्वल टू 117। अब दोनों में कॉमन क्या मिला है 13, यानी HCF कितना आ गया 30, यानी वो संख्या बड़ी से बड़ी क्या होगी 13 होगी। 13 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें जब हम 70 से भाग करेंगे, यानी 70 ऐसे ले लें और 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 5 जा 65 और रिमाइंडर क्या बचेगा 5, यानी वो संख्या क्या होगी 13 होगी। और 125 में जब 13 से भाग करेंगे तो 13 9 जा 117 और कितना बचेगा 8, यानी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 13 होगी। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सेम वही क्वेश्चन है, बस आपके अक्षरों को बदल दिया है, शब्दों को बदल दिया है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग इतना इतना एंड इतना रिमाइंडर 1 2 एंड 3। सेम वही चीज है, रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर इतना ज्यादा है, सीधे घटाएंगे और HCF निकाल देंगे। अगला बहुत शानदार प्रश्न है, उसको हम लोग अगर बात करें, टू numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180, then what is the HCF of this number। तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा। दो संख्याएं हैं और संख्याएं क्या है हमें पता नहीं, लेकिन उनका रेशियो क्या है 2:3, उन दोनों संख्याओं का रेशियो क्या है 2:3। अच्छा, एलसीएम दे दिया है और क्या दे दिया है एलसीएम कितना दिया है 180, तो कह रहा है बताओ उसका HCF क्या होगा, उसका HCF क्या होगा। ये चीजें हमको इस क्वेश्चन में दी हुई है। तो अगर दोनों संख्याएं हमें नहीं पता है तो रेशियो के हिसाब से दोनों संख्याओं को हम लिख सकते हैं, एज्यूम करके। क्या लिख सकते हैं कि लेट अस एज्यूम, अच्छा क्या पहली संख्या क्या हो सकती है 2x, ठीक है पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या हो सकती है 3x। चलो भाई दोनों संख्याएं हमें मिल गई, यानी पहली संख्या क्या है 2x और दूसरी संख्या क्या है 3x। कह दोनों का एलसीएम कितना दिया हुआ है 180, एलसीएम कितना दिया हुआ है 180, यानी अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालें, क्या निकालें एलसीएम, तो वो कितना आएगा 180। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर लिखा है और यहाँ वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो करना कुछ नहीं, सिंपल सा एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। अगर 2x और 3x का आपको एलसीएम निकालना हो, 2x और 3x का आपको निकालना हो एलसीएम, 2x और 3x का आपको निकालना हो क्या एलसीएम, तो 2x को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू क्या आएगा x, और 3x को लिखेंगे तो 3 इंटू x, तो x क्या हो गया कॉमन हो गया, x क्या हो गया कॉमन, और बाकी बचा 2 इंटू 3, यानी HCF कितना आ गया 6x, कितना आ गया 6x। तो यहां पे जिस रूप में था उस रूप में एलसीएम भी आ गया, लेकिन एलसीएम पहले से दे दिया है कितना 180, तो हम इसको लिख सकते हैं 6x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6 और कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 30। x का मान कितना आ गया 30। जब x का मान 30 आ गया, तो जब x का मान जब 30 आ गया तो अब करना क्या है, दोनों संख्याएं मिल गई आपको। अब दोनों संख्याएं क्या है, पहली संख्या हमने क्या माना था 2x और दूसरी क्या माना था 3x। अब ये x का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 और दूसरी क्या है 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90। अब इन दोनों का क्या निकाल देना आपको एलसीएफ, संख्याएं मिल गई तो एलसीएफ आप निकाल सकते हैं किसका किसका 60 और 90 का। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करते हैं कि हमने क्या किया कि दिया था रेशियो और क्या दिया था एलसीएम, क्या दिया था एलसीएम, पूछा क्या था एचसीएफ, लेकिन संख्याएं क्या थी पता नहीं। उस संख्याओं को सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया, क्या किया संख्याओं को फाइंड आउट किया। संख्याओं को हमने फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहां से हमने एज्यूम कर लिया कि पहली संख्या क्या है 2x, पहली संख्या क्या है 2x और दूसरी संख्या क्या है 3x। चलो तो 2x और 3x का हमने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम कितना आया 6x। और जब एलसीएम 6x आ गया तो क्वेश्चन में भी एलसीएम दिया था पहले से 180, यानी ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, यानी 6x इज इक्वल टू 180, 6x इज इक्वल टू 180, तो x का मान हमें क्या मिल गया 30। जब x का मान आ गया तो पहली और दूसरी संख्या का मान भी आ गया, और जब पहली दूसरी संख्या का मान आ गया तो उनका क्या एचसीएफ भी आ गया। ये हमारा हो गया कंप्लीट आंसर। एचसीएफ आपका 60 और 90 का अप्रोक्सीमेट नहीं कंफर्म है, आपका 30 आएगा, इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिख रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर of 3-digit number, find the greatest 3-digit number which is divisible by 80, 18, 24 and 36।
यानी 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या हो, मतलब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 36 से क्या हो, एग्जैक्ट डिविजिबल हो। क्या हो, एग्जैक्ट डिविजिबल हो या डिविजिबल हो। सीधे हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, कह रहा है कि वह 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो हम जानते हैं 3 डिजिट यानी 3 डिजिट की जो नंबर होती है यानी कि लार्जेस्ट, या फिर इसको ग्रेटेस्ट बोल दें, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999 यानी 999। ये तो हमको पता है कि 999 जो होता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब ये 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन ये इससे बड़ा जो ही पढ़ेंगे तो 4 अंकों की हो जाएगा। अब ये 999 क्या 18 से, 24 से और 36 से डिविजिबल है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब भी होगा तो किसी एक से ही तो होगा, लेकिन हमें एक ऐसी संख्या 3 अंकों खोजनी है जो 18 से भी डिविजिबल हो, 24 से भी डिविजिबल हो और 36 से भी डिविजिबल हो, तीनों से डिविजिबल हो। तो हम क्या करते हैं, जब तीनों से डिविजिबल, जैसे मैं कह दूंगा सिंपल सा क्वेश्चन कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24, 36 तीनों से डिविजिबल हो, तो आप तीनों का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। यानी कि हम 18, 24 और 36 का अगर हम क्या निकाल दें, एलसीएम। क्या निकाल दें, एलसीएम। तो 2 9 जा 18, 12, 18 और फिर इसके बाद 2 9 6 9 और फिर क्या कर सकते हैं 9 3 9, फिर इसके बाद 3 3 1 3, फिर इसके बाद 3 1 1 1। अब आ गया हमारा फाइनली एलसीएम। एलसीएम हमारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से 24, 24 3 जा 72। यानी कि एलसीएम हमारा फाइंड आउट हो गया 72। 72 हमारा आ गया एलसीएम। क्या 72 18 से डिविजिबल है? तो यस। क्या 72 24 डिविजिबल है? यस। क्या 72 36 डिविजिबल है? यस। लेकिन ये तीनों से तो डिविजिबल है, ये तीनों से तो डिविजिबल है, लेकिन ये 3 अंकों की नहीं है, और वो भी 3 अंकों की, वो भी सबसे बड़ी खोजना है। यानी वो जो भी होगी 72 की मल्टीपल होगी, 72 की मल्टीपल ही होगी। तो इसको डायरेक्ट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 999 में सीधे हम 72 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 72 1 जा 72, कितना बचा आपका 27, 9 आपका जो है 2 और 9 में से 2 का 7 और 9 में से 7 का 2 और 9 यहाँ पे हमने उतार दिया। फिर इसके बाद कितना बार, हमको लगता है 3 बार ले जाते हैं, 4 बजाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाते हैं। हाँ ज़्यादा है, इसको हम 4 बार चेक कर लेते हैं एक बार। 4 2 8 और 4 7 28, ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको 3 बार ले जाते हैं। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। अच्छा कितना बचा, 3 7 में से 1 गया 6 और लगभग, अब इसको यहीं पर रोक देते हैं। यानी अप्रॉक्सीमेट 13 टाइम तक ये चली जाएगी। 72 का 13वां मल्टीपल 72 72 72, यानी 72 का पहला क्या होगा 72, दूसरा क्या होगा 144, फिर क्या होगा, फिर उड़ा करते चली जाएगी। तो 13वें बार में आपका कितना आएगा उसको चेक कर लेते हैं। 72 गुणे 13, 13 दूना के 26, 13 7 91, 91 2 93 936। यानी अब इसके बाद फिर अगला मल्टीपल अगर निकाल दिए हम तो 72 जोड़ना पड़ेगा, फिर तो 72 फिर जोड़ेंगे, यानी 14 बार गुणा करेंगे। 72 में 14 गुणा करेंगे तो 6 2 8 और 7 3 10 और 9 1 10, ये हो गया 4 अंकों की संख्या। या उसके जस्ट पहले कौन है, 3 अंकों की संख्या। यानी ये इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी, 936 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो आपकी 18 24 और 36 तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो। यानी 936 हमारा क्या है, राइट आंसर। 936 हमारा क्या है, राइट आंसर। 936 तीन अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 18 से डिविजिबल है, 24 से भी है, 36 से भी है। आपने किया क्या, पहले तीनों का निकाल दिया आपने एलसीएम, तो आपको आइडिया मिल गया कि वो जो भी संख्या होगी वो 72 का मल्टीपल ही होगी पक्का। लेकिन 72 क्या है, ऐसी संख्या है जो 18 से भी डिविजिबल है, 24 से भी है, 36 से भी है। लेकिन 72 है 2 अंकों की, हमको 3 अंकों की लाना है, वो भी सबसे बड़ी लाना है। तो 72 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, 72 72, अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो 72 करते 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 13वीं बार जब पढ़ते हैं
तो 936 आता है, और 14वीं बार फिर पढ़ते हैं तो 1008 आता है। तो 14वीं बार जाएंगे नहीं, ठीक 13वीं बार पे आके रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 अंकों की हमको चाहिए, 4 अंकों की नहीं चाहिए। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 936। ये हमारा आंसर होगा। आप सवाल को लगाने से पहले सवाल को समझिए, सवाल के टेक्निक को समझिए। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि 3 बेल्स की अगर बात करें कि 9, 12 और 15 मिनट के इंटरवल पे क्या होती हैं, रेस्पेक्टिवली बजती हैं। तो इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर वो एक साथ चालू कर दी गई तो बताओ फिर कब ऐसा समय आएगा जब दे नेक्स्ट टोल टुगेदर। यानी सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। ऐसे जब भी प्रश्न आए तो आप 9, 12 और 15 का क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना क्योंकि इस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। सीधे आप एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि द लेंथ एंड ब्रीथ and height of a room are 8 meter 50 centimeter, 6 meter 25 centimeter, 4 meter 75 centimeter. तो कह रहा है find the length of the longest rod that can measure the dimensions of the each room exactly. तो आखिर बताइए, एक रूम की जो लंबाई है इतना है, चौड़ाई जो है इतना है और ऊंचाई है इतना है। तो एक ऐसे राड की लंबाई बताइए जिस राड से हम तीनों डायमेंशंस को क्या कर सके, नाप सके। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को हम क्या कर सके, नाप सके। यानी तीनों को नापना है, बड़ी से बड़ी संख्या। यानी हमको निकालना क्या है, HCF। क्या निकालना है, HCF। ये आपको दिमाग में रखना है। कैसे क्या करेंगे, तो आप 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर लिखा है तो पूरा कन्वर्ट कर दीजिए HCF। यानी ये सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए तो 850 सेंटीमीटर आएगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर और 50 और दिया तो 850 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर, तो इसको आप लिख सकते हैं 625 सेंटीमीटर। तीसरा क्या है, 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 475 सेंटीमीटर। अब आप तीनों का क्या निकाल देंगे, HCF। क्या निकाल देंगे, HCF जो आएगा वही होगा हमारा क्या, आंसर। क्योंकि वही बड़ी से बड़ी राड की लंबाई होगी जिससे तीनों डायमेंशंस को, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों को हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। अब अगला जो इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो आपका है कि प्रूव दैट √7 इज ए रेशनल नंबर। प्रूव दैट √7 इज अ इरेशनल नंबर। हम देखिए विदाउट एनी ब्रेक हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे हल कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ फास्ट हो गया या समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधे कमेंट करिए, किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे हम उसको फिर से रिटेक करके उसको फिर से सॉल्व करके फिर से अपलोड करेंगे। आपको फिर से समझ में बस समझाना हमारी पूरी गारंटी है। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई ज़्यादा तेज़ी से हो गया, फास्ट हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम फिर से उस चीज़ को फिर से बनाएंगे और फिर से उस क्वेश्चन के लिए फिर से एक स्पेसिफिक वीडियो लॉन्च कर दिया जाएगा। तो वही चीज़ है, क्योंकि सारे देखिए क्वेश्चन पढ़ा दिए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से आपको रिकैप्चुलेट किया जा रहा है। क्योंकि ऑलरेडी आप 3 से 4 सेशन में मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो अगर बात करें इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि 7 को आपको प्रूव करना है, √7 को आपको प्रूव करना है इरेशनल। अच्छा, आपको पता है कि आप इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हल कर चुके हैं, तो अब इसमें आपको सिर्फ हमें जल्दी जल्दी हिंट ही तो करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 2 बार सॉल्व कर चुके हैं। तो √7 को, किसी भी संख्या को, किसी भी इरेशनल नंबर को हमें प्रूव करना है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, तो हम कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। किस मेथड से? कंट्राडिक्शन मेथड से, जिसमें कि हम क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम √7 इज अ रेशनल। हम क्या मानते हैं इसको कि एक रेशनल है। क्या है? रेशनल। यानी √7 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में या A/B के रूप में, वेयर A और B दोनों क्या है, इंटीजर्स यानी कोप्राइम्स। क्या है? कोप्राइम, यानी कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके बाद अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये रूट हट जाता है, बचता क्या, A²/B²। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं 7B² = A² या फिर A² = 7B²। अब जब पहला ये चीज आ जाती है तो हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन पे क्या आते हैं कि 7B² जो लिखा हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो 7B² का मतलब क्या, ये पूरी संख्या किससे डिविजिबल है, 7 से। किससे डिविजिबल है, 7 से। यानी 2x अगर लिखा हुआ है, अगर कोई पूछ दे कि 2x किससे डिविजिबल होगा, तो हमेशा ये जो संख्या, ये टर्म होगा, ये हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। और हमने पढ़ा भी है, अगर a जो है 2 से डिविजिबल है,
ए जो है 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 2b, ए बराबर 2b, यानी b मतलब क्या, कोई संख्या 2 का मल्टीपल, यानी कि आप अगर इसको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये समझिए कि अगर 7x मैंने लिख दिया तो आप समझ जाइए कि ये जो पूरा टर्म होगा यहाँ पे x का मान कोई भी संख्या आप रख दीजिए वो हमेशा 7 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। और स्क्वायर लिख देंगे, क्यूब लिख देंगे, फोर्थ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सब, यानी x पे कितनी भी पावर हो, अगर उसके पहले जो संख्या लग गई, जो कोफिशिएंट लग गया, जो कांस्टेंट लग गया, वो डिसाइड कर देता है कि अब ये जो टर्म बनेगा वो किससे डिविजिबल होगा। तो हम समझ चुके हैं इस बात को। अगर बात करें इसमें 7b स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा किससे डिविजिबल है, 7 से। अब ये 7 से अगर डिविजिबल है तो ये किसके बराबर है, a स्क्वायर के, यानी a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7। तो जब a स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 7, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर a स्क्वायर कोई संख्या जो है, a स्क्वायर जो है, क्योंकि प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी में हम लोग रिविजिटिंग इरेशनल नंबर को हमने पढ़ा था कि अगर a स्क्वायर किसी संख्या से डिविजिबल है तो a भी उसी संख्या से क्या होगी, डिविजिबल होगी। अब इसका मतलब क्या, a बराबर 7k, क्या आ गया, a बराबर 7k, ये a का मान लाके आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो 7k का क्या हो गया, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7b स्क्वायर। अब ये हो गया 49k स्क्वायर इज इक्वल टू 7b स्क्वायर, ये आपका कट गया, 7k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बराबर 7k स्क्वायर। आप इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये सेम वैसे जैसे ये था वैसे ये भी आ गया, जैसे ये था वैसे आपका ये भी आ गया, यानी ये पूरा किससे डिविजिबल होगा, 7 से। और ये किसके बराबर, b स्क्वायर के, तो b स्क्वायर भी किससे डिविजिबल होगा, 7 से, और b भी किससे डिविजिबल होगा, 7 से। ये बातें आपको समझ में आएगा क्योंकि इस पर डिटेल डिस्कशन हम लोग किए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये b भी 7 से डिविजिबल हो रहा है और a भी 7 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि 7 इज अ कॉमन फैक्टर, 7 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, यानी a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 7 है। a और b कॉमन फैक्टर क्या है, 7। जबकि हमने जब क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे तो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि a और b दोनों क्या हैं, को प्राइम्स, क्या हैं, को प्राइम्स। और को प्राइम का मतलब क्या होता है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें मिल गया, क्या, वो भी 7। यानी हम अपनी बात से क्या हो गए, कंट्राडिक्ट हो गए, विरोधी बात हो, यानी कि जो हमने एज्यूम किया था, यानी हमारी एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, हमारी एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, और हमने माना क्या था, रेशनल। इसका मतलब कि आपका √7 इज नॉट अ रेशनल, इज नॉट अ रेशनल। जब रेशनल नहीं है तो √7 क्या होगा, इज अ इर्रेशनल, क्या होगा, इर्रेशनल, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है so that 5 plus 2 under √7 is an irrational number where √7 is given that is an irrational number। कह रहा है कि शो करिए 5 plus 2 under √7 is an irrational number, जबकि given that दिया गया है, पहले ही दे दिया है, given that क्या कि √7 is an irrational। ये तो काम आपका और आसान कर दिया। अगर ये नहीं दिया था तो आप √7 को प्रूव करते इरेशनल और उसके बाद तब इस सवाल को लगाते। दे दिया है तो काम खत्म, यानी कि 5 प्लस, एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम, इस चीज को मान लेते हैं, 5 plus 2 under √7 इज इक्वल टू a/b या p/q। इसके साथ जो भी है सबको हटाइए, तो √7 इज इक्वल टू आपका a/b, और ये प्लस रह गया तो -5 और नीचे आ गया 2, यानी 1/2। यानी इसको हम साफ साफ लिख देते हैं, यानी आ गया हमारा कि √7 इज इक्वल टू a/b -5, और ये इंटू है तो इधर आ गया 1/2। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को कि इसने कह दिया पहले से ही, गिवन दैट, उसने दे दिया है गिवन दैट कि √7 इज एन इरेशनल। अब ये बताइए, ये a और b क्या था, रेशनल था, हमने पहले से माना था a और b क्या है, रेशनल। और रेशनल में से अगर हम रेशनल को घटाएंगे तो आंसर भी क्या आता है, रेशनल। और फिर रेशनल में रेशनल गुणा करते हैं तो भी आंसर क्या आता है, रेशनल। रेशनल में रेशनल जोड़ते हैं तो भी आंसर क्या आता है, रेशनल। और रेशनल में रेशनल से डिवाइड करते हैं तो भी क्या आता है आंसर, रेशनल। यानी कि ये पॉइंट हमको पता है और इस पॉइंट की मदद से हम कह सकते हैं कि
आपका ये रेशनल है और ये भी क्या है, रेशनल। रेशनल में से रेशनल हटाएंगे तो रेशनल होगा, और बाहर एक संख्या है वो भी क्या है, रेशनल। तो रेशनल का रेशनल में गुणा करेंगे तो आंसर क्या होगा, रेशनल। तो इधर क्या आ गया, रेशनल, और इधर पता है पहले से क्या है, इरेशनल, यानी कि ये फिर से कंट्राडिक्शन हो गया। सो आप लिख देंगे कि 5 + 2√7 इज एन इरेशनल। आपका ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। सेम वही क्वेश्चन, सो दैट 3 + 2√3 इज एन इरेशनल। सेम वही चीज है, आप इसको मान लेंगे कि ये क्या है, इरेशनल। सेम उसी तरीके से मान लेंगे क्या कि ये है रेशनल। तो इस तरीके से हमने जितने भी क्वेश्चन थे इस पूरे चैप्टर के, चाहे वो एनसीईआरटी के, चाहे वो साइड बुक के, चाहे जितने भी एमसीक्यू थे, उन सभी को हमने हल कर लिया। अगर आपको कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगा कि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, हम उसको फिर से हल करेंगे, फिर से उसके लिए स्पेशल वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और इसी के साथ हम लोग जो है अगले लेसन के साथ अगले इसकी वर्कशीट हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, जिसको आप हल करके रियल नंबर की कंप्लीट जो अंतिम ताबूत है, रियल नंबर की अगर बात करें तो जो रियल नंबर नाम का चैप्टर था इसको आप कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन, सभी एमसीक्यू और जितने भी साइड बुक, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उन सभी को हमने हल कर लिया। तो आई होप आपको ये पूरा जितने भी लगभग 4 से 5 वीडियो में लेक्चर अपलोड किए गए वो आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हमारा टारगेट है पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग अगले सेशन से, अगले दिन से हम लोग हल करेंगे, पॉलिनोमियल के बारे में सभी पॉइंट्स को समझेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन।